हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्णा का एक बिल्कुल नया सेशन। और आज जो टॉपिक मैंने चूज किया है पिक अ कार्ड के लिए, वो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। इसमें मैं कवर करूंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको क्या क्या करना चाहिए, कहां पर आपके लैक्स हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बैठेंगे तो उसमें आपको कितने % चांसेस है कि आप सक्सेस हो सकते हैं। तो आज मैं आपको एक प्रोडक्ट के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा जिसका नाम है ओजीवा बेटर सी प्लस। ये प्रोडक्ट एक तरह का सप्लीमेंट है, लेकिन ये सप्लीमेंट आपको एग्जाम टाइम्स में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहने में हेल्प करता है। इसको आप अपने डेली रूटीन में ले सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने डेली रूटीन में इसको शामिल किया है और इसका बहुत बढ़िया इफेक्ट और बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट अपनी बॉडी में मैंने देखा है। इस प्रोडक्ट में विटामिन सी और जिंक भरपूर मात्रा में है, जो एग्जाम टाइम के स्ट्रेस को झेलने में आपकी काफी हेल्प करेगा। साथ साथ शार्प माइंड और फोकस में भी बहुत मजबूती से मदद करता है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आप कि आजकल के टाइम में अपनी इम्यूनिटी को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम टाइम में आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रेस पर आपका पूरा कंट्रोल आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओजीवा का बेटर सी प्लस मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसमें जिंक और विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि ओजीवा अपने प्रोडक्ट्स को प्लांट बेस्ड रखता है, यानी कि इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और मार्केट में जो अलग अलग तरह की सिंथेटिक विटामिन की गोलियां आती हैं, उनके मुकाबले ये बहुत ज्यादा सेफ होता है। मैंने अपनी डेली रूटीन में डाइट में इसको लिया है, जिसका बेनिफिट मुझे मिलने लगा है। आप भी चाहें तो अपने डेली रूटीन में इसको यूज कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का लिंक, इसकी वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं। और ओजीवा की वेबसाइट पर अगर आप एस्ट्रो गुरु कोड यूज करते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो हर बार की तरह इस बार भी मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं आपके लिए, और इस बार की तीनों पाइल ज्ञान के देवी देवताओं के ऊपर आधारित हैं। पाइल नंबर 1 रहेंगे बुद्धि के देवता गणेश जी, जो हम सभी को बुद्धि प्रदान करते हैं, समझदारी प्रदान करते हैं। पाइल नंबर 2 रहेंगी सरस्वती माता, जिन्हें ज्ञान की देवी माना जाता है, विद्या की अमिट भंडार माना जाता है। और तीसरे पाइल के रूप में मैंने चुना है भगवान शिव को, क्योंकि भगवान शिव तंत्र शास्त्रों के प्रणेता रहे हैं। जितने भी तंत्र शास्त्र हैं उन सभी का उद्गम शिव से ही माना जाता है। और तंत्र शास्त्रों के बारे में कभी मैं चर्चा करूंगा तो आपको बताऊंगा कि वे अपने आप में कितने ज्यादा महान हैं, और उनके बारे में हालांकि समाज में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, खैर, लेकिन उस चीज को हम यहां पर नहीं कंसीडर करेंगे। तो आज के 3 पाइल्स आपके सामने हैं, और इन 3 पाइल्स में से जिसके ऊपर आपका पहला अट्रैक्शन जाता है, जो देवी या देवता आपको सबसे पहले अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उनको आप अपनी पाइल बनाएं और उसके अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखें। तो शुरू करने से पहले एक बार मैं यहां पर क्लियर कर दूं, कई बार मुझे कमेंट में कहा गया है कि मैं गवर्नमेंट जॉब के ऊपर वीडियो बनाऊं। एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब एक तरह का सेट फॉर्मेट टॉपिक है, जैसे कि आपने एक पर्टिकुलर सेक्टर को चूज कर लिया है। अब पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर जनरल रीडिंग पॉसिबल नहीं हो सकती है। ये मैंने कमेंट में कई बार लोगों को रिप्लाई किया है कि अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे मान ले किसी एक पर्टिकुलर कंपनी, रिलायंस, IBM या विप्रो, किसी एक कंपनी के लिए अगर मुझसे जनरल रीडिंग करवाते हैं तो वो रीडिंग गलत हो जाएगी। इसलिए मैं उस टॉपिक पर रीडिंग नहीं करता हूं जनरली। वो एक पर्सनल इशू है, जो लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं, पर्सनली इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं, उनको बिल्कुल आंसर करता हूं। अच्छा, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके एंट्रेंस के लिए भी होते हैं, जब आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे होते हैं। तो ये हर चीज के ऊपर रेजोनेट करेगा अगर आप इसको आज की पाइल के अकॉर्डिंग चूज करते हैं तो। फिर तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, भले आप किसी एडमिशन के लिए एग्जाम दे रहे हैं या किसी जॉब के लिए दे रहे हैं, उन दोनों ही चीजों पर आज की रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठने वाली है। बस आप अपनी पाइल को सही ढंग से चूज करें और उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखें। और जो कुछ भी मैं आज बताऊंगा उनमें से कुछ गाइडलाइंस भी होंगी, जैसा कि हर बार देता हूं, तो उन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, भाग्य तो होता ही है, लेकिन भाग्य भी कर्म पर आधारित ही होता है। आप कर्म नहीं करेंगे तो आपके भाग्य में जो कुछ लिखा हुआ है वो नहीं मिलेगा। तो खैर, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार मैं सभी नए व्यूवर्स का स्वागत करूंगा जो आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं। हेलो, वेलकम इन एस्ट्रो गुरु चैनल। और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स, आपका मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप जो प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं वो बिल्कुल शब्द नहीं है मेरे पास उनकी व्याख्या करने के लिए।
तो दिल से आप सभी को प्रणाम है। और एक बार फिर से आपको याद करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता हूं। तो अभी इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहा है, ये एक व्हाट्सएप नंबर है। मेरी टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी जब आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे। आपका पहला इंटरेक्शन मेरी टीम के साथ होगा। मेरी टीम आपके साथ बातचीत करेगी और आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका क्या फ्यूचर है। मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने भगवान गणेश को चुना था पाइल नंबर 1 के रूप में तो आपका स्वागत है। आपके लिए अब रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए टैरो आपके लिए क्या लेकर के आए हैं। आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम कितना पॉजिटिव कितना निगेटिव होगा और आप इस एग्जाम्स में क्या क्या सावधानियां बरतें, क्या क्या गाइडेंस आपके लिए हैं। तो ये राइडर वाइट से और जेन कार्ड दोनों से मैं निकालूंगा और आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका फ्यूचर क्या है और आपके लिए गाइडलाइन क्या है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास जो आया है यह है 5 ऑफ द पेंटिकल्स का। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए आया है 8 ऑफ द वॉन्ड्स। थर्ड नंबर पर आया है 10 ऑफ द वॉन्ड्स। फोर्थ पर आया है 6 ऑफ द कप्स और पांचवा कार्ड मेरे पास जो आ गया है यह है 6 ऑफ द पेंटिकल्स। तो मेरे पास राइडर वाइट डेक से 5 कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, तो पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आपका थोड़ा सा पढ़ने लिखने से मन हटा हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा लाइफ को एंजॉय भी कर लेना चाहिए। आपको ऐसा भी फील होता होगा कि बहुत ज़्यादा सीरियस होने से फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर वहीं आपको लगता है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको मेहनत करनी चाहिए जैसे कि आप पहले मेहनत करते थे। पहले याद है ना, आप मेहनत करते थे, लेकिन आपका जो मेहनत करने का या प्रिपरेशन करने का शेड्यूल रहा है वो शेड्यूल बढ़िया नहीं है। शुरुआत आपकी अच्छी नहीं होती, हालांकि मिडिल में आप अच्छे हो जाते हैं और बाद में काफ़ी बर्डन फील करने लगते हैं। ये जो बर्डन फील करना है, इस बर्डन को ना एंजॉय में परिवर्तित करने की जरूरत है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। फिलहाल आपके लिए 6 ऑफ द पेंटिकल्स का कार्ड फ्यूचर के लिए आया है। 6 ऑफ द पेंटिकल्स का जो कार्ड है ये इंफॉर्मेशन देता है कि आपके लिए काफी टॉट सिचुएशन रहने वाली है। अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज किया था तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आपके फेवर में आते आते तक बदल सकता है। चीजें आपके लिए पॉजिटिव मूव हो सकती हैं, लेकिन एंड में चीजें आपके फेवर में ना आए इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मुझे मालूम है मैं बहुत अच्छी बातें नहीं कर रहा हूं, थोड़ी सी नेगेटिव रीडिंग हो रही है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं अगर कार्ड मुझे यही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बट यहाँ कुछ चीजें हैं जो राइडर वाइट का ही डेक मुझे बता रहा है कि अगर उन चीजों को आप कंट्रोल करते हैं तो 6 ऑफ द पेंटिकल्स की जो कंडीशन तक आप पहुंचेंगे, यानी उस कंडीशन तक जहां आपको एक निराशा का भाव आ जाए। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका रिजल्ट निराशा में होगा, प्रॉब्लम यह है कि उस एग्जाम के शुरू होते होते तक आप में निराशा की भावना घर कर जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि शायद इसमें आप कंपीट नहीं कर पाएंगे और ये आपके फेवर में नहीं होगा। प्रॉब्लम यहीं शुरू हो जाती है जब आप किसी एग्जाम में बैठते हैं और आपका मोरल वहीं पर डाउन हो जाता है, तो उस एग्जाम से रिलेटेड जो आपके आंसर्स होते हैं वो भी अफेक्ट कर जाते हैं और वो आपके फेवर में नहीं होते हैं। इसलिए सबसे पहला काम, आप अपने आप को इनिशियल, अब जैसे मान लें अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो ये उन लोगों के लिए होगा जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप जिस समय में जिस ईयर में इसको देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो जब आप शुरुआत करते हैं तो अपनी शुरुआत को धीमा रखने की कोशिश ना करें, पहले प्लानिंग करें और जोर शोर से शुरुआत करें। हमेशा से आपकी एक हैबिट रही है कि आप शुरुआत धीमी करते हैं, बाद में जोर ले आते हैं उसमें, बाद में पैशनेट हो जाते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको लगता है कि चलो कर ही लेते हैं। तो उस वाली मेंटेलिटी से थोड़ा सा निकलने की जरूरत है। और अगर आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं या मान लें कि आपने शुरुआत कर ली है और अभी आप मिडिल कंडीशन में हैं, जोर शोर से जुटे हुए हैं, और अगर जोर शोर से जुटे होंगे, मिडिल कंडीशन में आप होंगे, तो बिल्कुल आप 101% या 110% होपफुल होंगे कि इस एग्जाम को निकालना आपका फेट है, आप इसको निकाल कर ही रहेंगे। बट प्रॉब्लम हमेशा आपके साथ होती है। जैसा आप अपने पुराने समय को देखें कि आप स्कूल के ही एग्जाम में शुरुआत धीमी करते थे, बीच में चीजें अच्छी करते थे और एग्जाम टाइम आते आते बर्डन हो जाता था एकदम से दिमाग में, जिसको कहते थे ना स्कूल के टीचर्स कहते कूड़ा भर गया दिमाग में। ये मजेदार ना, स्कूल के टीचर्स कहते दिमाग में कूड़ा भर गया, तुमने इतना ज्यादा भर लिया है कि अब अति हो गई। तो इसको समझे, कूड़ा भरने का मतलब ये नहीं होता कि आपने बेकार की चीजें भरनी, इसका मतलब होता है कि हौच पौच हो गई है, आप फोकस खो चुके हैं,
अब जो कुछ भी दिमाग में है वो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है। मीनिंग आपके पास एक अलमीरा है, उसमें आप अपने कपड़े रखते हैं, लेकिन अगर सारे कपड़े बिना तह किए, बिना प्रेस किए हुए उसको उठा उठाकर सिर्फ ऐसे भरना शुरू कर दें, तो आप उसमें से एक शर्ट निकालने में, अपनी कोई भी खोजने में इम्पॉसिबल की कंडीशन फील कर सकते हैं। फिर आपको पूरी अलमीरा बाहर निकालनी पड़ेगी और उसमें से खोजना पड़ेगा कि कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। तो ये होता है दिमाग में कूड़ा भर देना। तो वो थोड़ा सा मैं अजीब शब्द यूज कर रहा हूँ, सॉरी इसके लिए, बट क्या करूँ, ये करना पड़ रहा है। करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। अच्छा, तो आपको क्या करना है, चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से चलाना है। आपकी अपनी प्रिपरेशन में आपको पूरा प्लान करना है कि मैं सिस्टमेटिक ढंग से क्या क्या कैसे कैसे करूंगी या कैसे कैसे करूंगा। दूसरा, प्रेजेंट में जैसा कि आप अपने आप को कभी कभी ये सोचते हैं कि पहले आपके पढ़ने का रूटीन या प्रिपेयर करने का रूटीन बहुत अच्छा था, लेकिन वर्तमान में करंट में आपका डिस्ट्रैक्शन मोड ऑन हो गया है। डिस्ट्रैक्शन मोड थोड़ा मोबाइल की वजह से भी आजकल सभी का ऑन रहता है, हर समय नोटिफिकेशन आती रहती है। तो पढ़ाई के समय उससे थोड़ा फ्लाइट मोड पर लगाना शुरू करें, अपने लिए थोड़ी सी चीजों को मुश्किल करना शुरू करें, ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। दूसरे, आप कभी कभी थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं, थोड़ी प्रिपरेशन कर लेते हैं, फिर उसे गाना गाने लगते हैं, सबको बताने लगते हैं कि पता है ये वाली चीज मैंने पढ़ी, बच्चे ये तुम भी तैयार कर लेना, ये आएगा एग्जाम में। फिर एकदम हीरो बन जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में अपने आप को कुछ बनाने या दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको कंपटीशन का एग्जाम निकालना है, आप एंट्रेंस का एग्जाम निकालना चाहते हैं, उसको निकालना आपका काम है। फेल होंगे तो आप होंगे, पास होंगे तो आप होंगे। ना आपका फ्रेंड आपके लिखने पर पास हो जाएगा, ना आपके रिकमेंडेशन पर वो फेल होगा। यानी कि एग्जाम में आप उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, ना वो आपकी हेल्प कर सकता है। तो चुपचाप अपने लेवल तक रहें, अपने आप को बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना 30 मार खाना समझें। कुछ नॉलेज, कुछ ज्ञान आपको हो गया, कुछ एडिशनल चीजें आप अपनी लाइफ में जान गए, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, तो उसे शांति से अपने पास रहने दे। कभी कभी क्या होता है, आपने ये महसूस किया होगा कि जिन चीजों को आप बोल देते हैं उन चीजों से हल्के हो जाते हैं, फिर वो चीजें आपकी लाइफ में कम हो जाती हैं। कम मतलब उन चीजों से एक तरह का कनेक्शन टूटना शुरू होता है। तो ये जो हमारा ह्यूमन माइंड है ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, और कनेक्शन टूटना एक्चुअली शुरू होता है। इसीलिए कहते हैं अपना दुख किसी से कह दीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने ये कहा है ना, ये लाइन बनाई कि अपना दुख किसी से कह दीजिए, तो उनको पता था जैसे ही आप कहेंगे आप हल्के होने शुरू हो जाएंगे। जब तक आप नहीं कहेंगे हल्के नहीं होंगे। तो अपने कंपटीशन में, अपने जो एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, ये सब किसी को कहने की जरूरत नहीं, सब अपने पास रखिए। एक बार जब एग्जाम निकल जाए और उसके बाद लोग पूछें कि अरे आपने कैसे किया, तो वो जैसे टीवी पर आते हैं ना टॉपर्स, बताते हैं मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैंने वैसे किया। उनके टॉप करने से पहले उनके पड़ोसी को भी नहीं पता होता कि ये 4 बजे तक पढ़ाई कर रहे थे। एग्जैक्टली तो आपको बस वही करना है, एकदम सीक्रेटली शांति से अपना काम करना है। अगर ये चीजें आप करते हैं तो 6 ऑफ द पेंटिकल्स जो कार्ड है ये नेगेटिव कार्ड नहीं है, पहले तो ये समझ लें। आपकी जरूरत के मुताबिक चीजों को प्रदान भी कर देता है, आपको मुसीबत के समय और मुसीबत में डाल भी देता है। इसकी कई मीनिंग्स हैं। तो ये आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो अगर आप चीजों को सही रखते हैं तो आउटपुट आपके लिए सही आएगा। अगर आप चीजों को सही नहीं रखते हैं, व्यवस्थित अपने आप को नहीं करते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन्ड वे में, जैसा कि मैंने बताया ना, सिस्टमेटिक ढंग से प्रिपरेशन करनी है, वो नहीं करते हैं, तो चीजें आपके फेवर में नहीं आएंगी। अब जेन कार्ड की थोड़ी सी हेल्प ले ली जाए तो आपके लिए जेन से पहला कार्ड मेरे पास आया है कंट्रोल, सेकंड कार्ड मेरे पास आया हुआ है शेयरिंग, थर्ड आपके लिए आया हुआ है द सोर्स। आपके लिए नंबर 4th पोजीशन पर जो कार्ड आया है ये है बहुत ही प्यारा कार्ड, मेरा फेवरेट, मेरे कई फेवरेट कार्ड हैं जिनमें से एक है द फूल। जी हाँ, इसका नाम है द फूल। जो लोग पहली बार टैरो रीडिंग देख रहे हैं उनको मैं बता दूं बड़ी मजेदार बात कि टैरो कार्ड का जो पहला कार्ड है जिसका नंबर 0 है उसका नाम है द फूल। जी हाँ, मूर्ख। वो उतना मूर्ख नहीं है जितना उसका नाम है, वो बहुत समझदार है, मुझसे और आपसे कहीं ज्यादा समझदार। उसके बारे में कभी मैं कुछ डिफाइन करूंगा। और लास्ट कार्ड आपके लिए आया है ड्रीम। ये बहुत बढ़िया कार्ड आया है ड्रीम। इसको देखकर मैं एक्चुअली खुश हुआ हूं क्योंकि इसकी इंटरप्रिटेशन होनी है सीधे सीधे 6 ऑफ द पेंटिकल्स के साथ, जो आपके लिए थोड़े से बैड न्यूज लेकर के आया था। खैर, अब आप समझना शुरू करें, जल्दी जल्दी इस चीज को क्लोज करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका बहुत ज्यादा समय ना खराब हो। अपने मस्तिष्क को कंट्रोल करने की कोशिश करनी बंद कर दें, क्योंकि आप इतने समय में तो समझ गए होंगे कि ये बेकार है, आप कर नहीं सकते। दूसरी चीज, जो कुछ भी आप जानते हैं उसे हर व्यक्ति को बताने के प्रयास में आप लगे रहते हैं। अपने आप को जताना कि मैं बहुत समझदार हूं एक बात है, अपनी नॉलेज को दिखाना दूसरी बात है।
नॉलेज तब दिखाइए जब उसकी जरूरत हो, लेकिन जानबूझकर खुद को जताना समझदारी और अक्लमंदी बिल्कुल नहीं है। आप एनलाइटमेंट की कंडीशन तक पहुंच सकते हैं, मतलब कि आपने जो कुछ भी रीड आउट किया है, जो कुछ भी पढ़ा है, उसमें जरूरी नहीं कि आपको रट्टा मारना पड़े, सब चीजें मेमोराइज करनी पड़े। वो चीजें इंट्यूट हो सकती हैं। एग्जाम टाइम में आपको वो चीजें सडनली कौन सकती है, बिजली की तरह याद, अरे हाँ मैंने तो ये पढ़ा हुआ था। भले आपने उसे एक बार ही पढ़ा था, सिंपली पढ़ा था, वैसे ही कैजुअली पढ़ा था, लेकिन वो भी हो सकता है। और वो कब होगा? अब ये हो जाए तब तो फिर मजे ही मजे हैं कि आपने अगर एक पेज को पढ़ा है, बाद में उसे 2 महीने नहीं पढ़ा, 2 महीने बाद एग्जाम है, वो याद आ जाता। फिर इससे बढ़िया बात क्या होगी? वो तब होगा जब मैंने जो पहले थोड़ी देर बताया था ना, माइंड को, जैसे टीचर कहते थे ना, दिमाग में कूड़ा मत भरो। तो टीचर का ये कहने का मतलब था यार ये कूड़ा वाली बात सुन करके मुझे अपने टीचर्स याद आ जाते हैं। हमारे टीचर्स भी यही कहते थे, दिमाग में कूड़ा मत भरो। खैर उस समय तो बच्चा था, मुझे भी चीजें नहीं समझ में आती थी, लेकिन अब मैं उनकी बातों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूं कि उनके कहने की एक्चुअली मीनिंग क्या थी। तो आपको अपने माइंड में स्ट्रेस नहीं लेना है। दिमाग में जो कूड़ा भरने वाला मामला है वो है माइंड को स्ट्रेसफुल कर देना कि अरे बाप रे एग्जाम होगा, क्या होगा, कैसे होगा, हाय दाम, हाय दैया, हाय दैया। वो नहीं करना। वो था ना एक मूवी में, कौन सी मूवी थी उसका नाम मैं भूल गया, खैर उसमें ये डायलॉग था, सडनली वो याद आ गया था। खैर तो अब आपको क्या करना है कि स्ट्रेसफुल नहीं होना है, बर्डन नहीं बनाना है, बिल्कुल कैजुअल लेके चलना है। जैसे आप पैशनेट होकर के पढ़ाई करते हो तो कैजुअल ले लेते हो चीजों को कि हाँ सब बढ़िया चल रहा है, आप जम के पढ़ रहे हैं, बस बात खत्म। फिर उस समय जब आप जम के पढ़ रहे होते हैं तो उस समय फालतू चीजें दिमाग में नहीं आती हैं। स्ट्रेस कब आता है? पीक पर आता है आपके दिमाग में। जब एग्जाम होने से थोड़ा समय बचता है तो आप स्ट्रेस लेना शुरू करते हैं। तो उस स्ट्रेस को अपने माइंड से हटाना है, वैनिश करना है। वो स्ट्रेस जितना अपने माइंड से हटाएंगे उतना आप बेनिफिट उठाएंगे। इसके अलावा आपके लिए द फूल के कार्ड का आने का मतलब है कि विन विन पोजीशन आपको एक्वायर हो सकती है। देखिए मैं यहां थोड़ी सी चीजें डिफाइन करूंगा द फूल के कार्ड की। सबसे इंपॉर्टेंट, द फूल जो है उसकी जो श्रद्धा होती है, कहते हैं विशुद्ध है। श्रद्धा मतलब विश्वास। अब इसके विश्वास के बारे में सिंपल लाइन आपको बताता हूं कि द फूल जब किसी चीज पर विश्वास कर लेता है तो बस विश्वास कर लेता है। मान ले उसने आप पर विश्वास कर लिया, आप उसे धोखा दे दें, वो आप पर भरोसा करेगा। आप उसे दोबारा धोखा दे दें, वो फिर भरोसा करेगा। आप उसे तीसरी बार धोखा दें, वो आप पर फिर भरोसा करेगा। आप उसे चौथी, पांचवी, छठवीं बार भरोसा दे, विश्वास उसका तोड़ दें, उसका एक तरीके से भरोसा तोड़ दें, धोखा दे दें, वो बार बार आप पर भरोसा करता ही रहेगा, अपना भरोसा छोड़ेगा नहीं। सेल्फ एनलाइटमेंट के अलावा द फूल का जो कार्ड आपके लिए आया है, ये द फूल, इस कार्ड की अपनी मतलब एक अलग ही इंटरप्रिटेशन है। इसको आपको समझना होगा। इस कार्ड का मतलब होता है श्रद्धा करना। श्रद्धा मतलब भरोसा करना। द फूल का कार्ड जो है, टैरो कार्ड के 78 कार्ड्स में से जितना भरोसेमंद कार्ड है उतना कोई नहीं है। इसकी मीनिंग मैं आपको समझाता हूं, दूसरे ढंग से आप समझें। द फूल आप पर भरोसा करता है, इसको ऐसे ही समझेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। द फूल आप पर भरोसा करता है, आप उसे धोखा दें, वो फिर भरोसा करेगा। आप उसे फिर से धोखा दें, वो फिर भरोसा करेगा। आप उसे तीसरी, चौथी, पांचवी बार धोखा दे दें, लेकिन वो आप पर भरोसा करना नहीं छोड़ेगा। फिर आप कहेंगे ये मूर्ख है, क्योंकि ये तो सीखता ही नहीं, गलतियां हो रही हैं लेकिन ये कुछ सीख नहीं रहा। लेकिन नहीं, आप गलत हैं। आप अपनी जगह कमजोर हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल मजबूती से खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसका जो भरोसा है वो बिल्कुल शुद्ध है, प्योर है, और आपका धोखा देना भी उस प्योरिटी को तोड़ नहीं पा रहा। बिल्कुल यही इंप्लीमेंट आपको अपने एजुकेशंस में या अपने प्रिपरेशन में करना है। खुद पर भरोसा करना है। कोई भी चीज उस भरोसे को तोड़ ना पावे, डिगा ना पावे, इस कंडीशन तक आपको अपने ऊपर भरोसा करने की जरूरत होगी। कोई फ्रेंड आपका आ गया, यार सिलेबस में चेंजेस हो गए हैं, या टीचर चेंज हो गए हैं, या कंपटीशन में इतने सारे बच्चे बैठ रहे हैं, या सिचुएशनली चीजें मोल्ड हो रही हैं, कुछ भी कंडीशन आपके सामने आ जाए, आपका अपने ऊपर जो भरोसा है वो दो फूल की तरह से पूरा और कंप्लीट होना चाहिए। देखिए भरोसा भी कंप्लीट और इनकम्प्लीट हो सकता है। छोटे बच्चों का भरोसा बहुत कंप्लीट होता है, आपका भरोसा कंप्लीट नहीं होता। आप बड़े हो गए, आपके फैमिली के ही मेंबर अगर आपको कहें आइए चलिए बाहर चलते हैं, आप उनसे रास्ते में घर से निकलते निकलते तक, गली क्रॉस करते करते तक 10 बार पूछ लेंगे। अगर उन्होंने नहीं बताया कि कहां जा रहे हैं तो आप पूछेंगे कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। आपको भरोसा ही नहीं है उस पर। लेकिन एक छोटे बच्चे को लीजिए, 1 साल के बच्चे को बोलिए आओ बेटा घूमने चलते हैं,
बच्चा आपके साथ चला जाएगा। आप उसे जहां भी ले जाएं, बच्चा कोई कंडीशन नहीं रखता, कोई जिद नहीं करता, कोई क्वेश्चन नहीं करता कि आप उसके साथ क्या करेंगे, कहां ले जाएंगे। तो छोटे बच्चे का आपके ऊपर जो भरोसा होता है वो बिल्कुल अनकंडीशनल होता है। ऐसे ही अनकंडीशनल विश्वास आपको अपने ऊपर करना है। अपने ऊपर आप जितना विश्वास करेंगे उस विश्वास को कोई तोड़ नहीं पाएगा और फिर आपको इस एग्जाम में विन करने से कोई रोक नहीं सकता जिस एग्जाम में आप बैठना चाहते हैं। आपके लिए द ड्रीम का कार्ड आया है। द ड्रीम का मतलब होता है सपने। जी हां, अगर सपने देखेंगे तो पूरे होंगे, नहीं देखेंगे तो सपने पूरे कहां से होंगे। तो इसलिए इस कार्ड की सिंपल सी मीनिंग आपके लिए जो आई है, सिंपल सी इंटरप्रिटेशन, 2 लाइन की इंटरप्रिटेशन ये मुझे देता है कि आप अपने सपनों को पूरा होते हुए देखें, महसूस करें कि उस एग्जाम में आप विन कर गए हैं, उस एग्जाम को पास कर गए हैं और कंपटीशन आपने जीत लिया है। अगर आप ये करेंगे, जो मैंने आपको गाइडेंस दी है, इन चीजों पर फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल आगे जा सकते हैं। और अगर इन गाइडेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो 6 ऑफ द पेंटिकल्स की वही मीनिंग आपके लिए आ जाएगी जहां पर आप पीक पर पहुंच करके गिर जाते हैं और हार जाते हैं। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज करता हूं। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की आपके फैमिली या फ्रेंड में किसी को जरूरत है तो उनके साथ इसका लिंक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ चलते चलते आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि मैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है, इसके ऊपर कांटेक्ट करके आप मेरी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके मेरे साथ अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने माता सरस्वती को चुना था, जैसा कि आप स्क्रीन पर माता सरस्वती की पिक्चर को देख सकते हैं, तो आपकी पाइल नंबर है 2 और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले कार्ड शफल कर लूं, क्योंकि कार्ड्स को शफल करने से इनका पुरानी वाली रीडिंग से लिंक ब्रेक हो जाता है और नई रीडिंग के लिए कार्ड्स री एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। जी हाँ, कार्ड्स में भी काफी एनर्जी होती है और कार्ड्स रीडर की भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते ही रहते हैं ड्यूरिंग द रीडिंग। ओके, कार्ड शफलिंग कंप्लीट। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास पाइल नंबर 2 आया हुआ है जस्टिस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 10 ऑफ द कप्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए आया है 4 ऑफ द कप्स। फोर्थ कार्ड आपके लिए आया है 10 ऑफ द पेंटिकल्स और लास्ट कार्ड आपके लिए आया हुआ है क्वीन ऑफ द स्वॉर्ड्स। बढ़िया कार्ड आपके लिए आए हैं पाइल नंबर 2, जिनको देख करके एक्चुअली मैं खुश हूं कि आपके लिए ये कार्ड्स आए हैं। पाइल नंबर 2, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपनी जो भी तैयारी है उसको लेकर के काफी ज्यादा उत्साहित, काफी ज्यादा फुलफिल लग रहे हैं, महसूस हो रहा है मुझे कार्ड्स को देख करके। और यहाँ ये भी जानकारी मिल रही है कि आप अपनी तैयारी के लिए, हालांकि बीच में थोड़ा सा लैक हो गया था, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से आपको ऐसा लगने लगा था कि आप गलत पाथ पर हैं या आपकी तैयारी सही तरीके से कंप्लीट नहीं हो रही है, लेकिन फिर आपने अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव कर लिया और करंट में आपकी पोजीशन बिल्कुल सही है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी ज्यादा समझदारी से काम करते आए हैं, लेकिन अति उत्साह में आप कभी कभी चीजें खराब कर देते हैं। तो इसलिए आपको सिर्फ अति उत्साह से बचने की जरूरत है, अदरवाइज सारी चीजें आपकी लाइफ में अभी सही चल रही हैं। क्वीन ऑफ द स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है जो बताता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आपके पक्ष में हो सकता है, बशर्ते आप अपनी उपलब्धियों को थोड़ा सा कैजुअल लेना शुरू करें। जैसे कभी कभी होता है ना, आपको जीत जाते हैं तो सबको बताने की कोशिश करते हैं मैं जीत गया जीत गया जीत गया, तो वो नहीं करना है, दूसरों को बताने दें कि ये जीत गए। तो ये चीज करनी है, थोड़ा सा गंभीर धीर होना आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है और आप इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बिल्कुल सक्सीड होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी सेक्टर में हो, जॉब के लिए हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, उसमें सक्सेस आपको मिलेगी। पाइल नंबर 2, आपको बस अपने आप को 2-3 चीजों के लिए कंट्रोल करना है, कंपेयर नहीं करना, एक्चुअली कंट्रोल करना है। सबसे पहला, अति उत्साही ना रहें। दूसरा, आप कभी कभी जब लैक में चले जाते हैं, जैसे आपके मन में कुछ निराशा की भावना आती है, तो उस निराशा की भावना को और बलवान करने के लिए और मजबूत करने के लिए आप खुद में लॉजिक बनाने लगते हैं। ऐसा होगा फिर वैसा होगा, वैसा होगा तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा तो ये हो जाएगा, और फिर एक सर्कल बनाकर उसमें घूमना शुरू करते हैं और उसमें से निकलना आपके लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी बात है कि करंट सिचुएशन में आप उस सर्कल से बाहर हैं। तो जब आप उस सर्कल से बाहर हैं तो बाहर होने का मतलब ये नहीं कि अब आप उसमें वापस नहीं जा सकते, फिर से जा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी मजबूती बनाए रखनी होगी और आपको फ्यूचर में अपने लिए
एक तरह से विन पोजीशन ही आपको चाहिए, ये मेंटेलिटी बनाने की जरूरत है। ये मेंटेलिटी बनाएंगे तो विन पोजीशन आपको जरूर मिलेगी। तो खैर आपके लिए ज़्यादा कुछ है नहीं फाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपके लिए नहीं है, इसलिए मैं आपको मिसगाइड नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी जैसा कि हर बार करता हूं, ज़ेन कार्ड्स की एक हेल्प लेना चाहता हूं कि आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाइड या एक्स्ट्रा कुछ आ जाए। देखते हैं, जैसे कभी कभी होता है ना एक्सपर्ट एडवाइस, तो उसके तौर पर आज आपके लिए ये यूज़ करेंगे। अदरवाइज आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव हैं। आप बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस में रहें कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सीड होंगे। आपके लिए पहला कार्ड आया है थंडरबोल्ट का। दूसरा कार्ड आपके लिए आया हुआ है गोइंग विद द फ्लो। आपके लिए थर्ड पोजीशन पर जो कार्ड आया है यह है लेटिंग गो। आपके लिए कार्ड नंबर 4 है एक्सपीरियंसिंग। और नंबर 5th पोजीशन पर आपके लिए आया है ऑर्डिनरीनेस। बिल्कुल बढ़िया कार्ड आए हैं। जैसा कि मैं जानता था या मुझे उम्मीद लग रही थी कि आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड कार्ड्स नहीं आएंगे, ताकि बहुत ज़्यादा डिटेल आपको ना बतानी पड़े, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा समझाना भी नुकसानदेह हो जाता है। तो बिल्कुल आपके मामले में वही होगा। छोटी सी चीज़ें आप समझ लें। सबसे पहले तो आप अपने आप से झगड़ना बंद कर दें। कभी कभी ये होता है ना आपके साथ में कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें क्या ना करें, और फिर अपने आप में एक हौच पौच शुरू हो जाती। तो उस चीज़ से हटने की कोशिश करें, उस चीज़ को इशू ना बनाएं, उस चीज़ को लाइट लेकर चलें। समय के साथ या जिसको कहते हैं धारा के साथ चलें। जो जीवन में हो रहा है उसे होने दें और अपनी इमेज को, अपनी पोजीशन को बिल्कुल समझते हुए चलें कि आपकी पोजीशन क्या है। जैसे आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी एक गोल के लिए कर रहे हैं, उस गोल को बिल्कुल माइंड में रखे रहें। धारा के साथ तो चलें, जो समय के साथ चल रहे हैं वो चलते जाएं, लेकिन उस गोल को माइंड में रखे रहें। अपने गलतियों से सीखने की आपको जरूरत है। छोटी छोटी गलतियां आपसे होती हैं, उनसे सीखने की जरूरत है। जो भी आप अपने एक्सपीरियंस में लेकर के आते हैं उन्हें रिमार्क एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश करें। रिमार्क एक्सपीरियंस आप कैसे बनाएंगे? मान ले कोई गलती आपने ऐसी करी है जो गलती आपके लिए एक बड़ा सबक बन गई है, तो उसे नोट करने की कोशिश करें। उसे अपने जीवन का एक माइलस्टोन बनाने की कोशिश करें कि मैंने जीवन में ये एक गलती की। भागे नहीं उससे, बिल्कुल हाइड ना हो कि अरे नहीं अब इसकी ओर मुझे देखना नहीं, ऐसा ना करें। उसे एक रिमार्क बनाने की कोशिश करें, एक माइलस्टोन बनाने की कोशिश करें, ताकि उस माइलस्टोन तक आपको वापस आना नहीं है। हर माइलस्टोन इसलिए नहीं होता कि आपको वो क्रॉस करना है या वहां पहुंचना ही पहुंचना है। कुछ माइलस्टोन होते हैं जिनको आपने क्रॉस कर दिया एक बार तो वहां वापस नहीं जाना है। इन सब चीजों के अलावा लास्ट में आपके लिए सिंपल से मैसेज आया है, और वो मैसेज ये है कि एकदम सिंपल और साधारण बने रहें। पैर जमीन पर टिका कर रखें, अपने घमंड को बिल्कुल ऊपर ना आने दें, अपने अहंकार को बिल्कुल जमीन पर रहने दें, और कभी भी अपने मुंह से अपनी बड़ाई, अपनी तारीफ ना करें। अपने मुंह में मिट्ठू बिल्कुल भी ना बने। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए इतना ही। आपके लिए अच्छी चीज ये है कि आपके लिए पॉजिटिव चीजें आ रही हैं, आप अपने एग्जाम में सक्सीड हो रहे हैं। और आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको लगता है कि आपके किसी फैमिली मेंबर को या आपके किसी फ्रेंड सर्कल में किसी फ्रेंड को इस वीडियो की जरूरत है तो उसको लिंक फॉरवर्ड करें, जरूर करें, ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। और आपकी चूंकि पाइल 2 आपने चूज किया था, आपके लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी, इसलिए अब चूंकि बहुत ज्यादा चीजें नहीं है तो मैं बहुत ज्यादा क्यों बोलूंगा, है ना, मतलब थोड़ा है तो थोड़े में कंप्लीट करूंगा। खैर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं तो पाइल 1 और पाइल 3 को भी देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके किसी फ्रेंड को इसकी जरूरत है या नहीं, क्योंकि उनसे आप इसको रेजोनेट कर सकते हैं कि हाँ उसके एटीट्यूड से ये चीज मैच कर रही है, तो उसकी हेल्प हो सकती है। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है जो एक व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप अपने लिए पर्सनल टैरो रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल सेशन चाहते हैं, तो इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करें। आपका पहला इंटरेक्शन मेरी टीम के साथ होगा। मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मेरे साथ कनेक्ट होने में, और आपके लिए मैं पर्सनल टैरो रीडिंग भी करूंगा जब आप मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो पाइल नंबर 2 आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने भगवान शिव को चूज किया था पाइल नंबर 3 के तौर पर, तो आपके लिए अब रीडिंग शुरू करूंगा, क्योंकि पाइल नंबर 3 भगवान शिव हैं। भगवान शिव के बारे में बता दूं कि वे भी बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत ही एक तरह से समझे तो ज्ञान के और नॉलेज के प्रणेता हैं। तंत्र शास्त्रों के प्रणेता उनको ही माना जाता है। तंत्र या आगम शास्त्र जिनकी बड़ी महत्ता है हिंदू धर्म में,
उन सभी के प्रणेता शिव को ही माना जाता है। शिव और पार्वती के संवादों पर बहुत सारी पुस्तकें हैं, जिसमें से सबसे मशहूर पुस्तक का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र ही वह पुस्तक है जिसमें तंत्र के या ये कहें कि मेडिटेशन के सूत्रों को उन्होंने बताया है। उसमें तंत्र की भी बातें हैं, बहुत सारी चीजें उसमें हैं, चूंकि उसका नाम ही है विज्ञान भैरव तंत्र। उसका एक सूत्र, उसमें बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे उसमें श्लोक्स हैं, लेकिन उसका एक श्लोक अपने आप में इतना इतना कंप्लीट है, मतलब हर एक श्लोक इतना कंप्लीट है। जब शिव बोलना शुरू करते हैं, पार्वती जी तो उनसे पूछती हैं और फिर जब शिव उत्तर देते हैं उनके प्रश्नों के, तो उन उत्तरों को श्लोकों में पिरोया गया है और एक एक श्लोक इतने ज्यादा कंप्लीट अपने आप में है कि उस एक श्लोक की गाइडलाइंस को अगर फॉलो किया जाए तो कोई व्यक्ति परम ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए आज इस ज्ञानवर्धक टैरो रीडिंग में मैंने भगवान शिव को भी पाइल बनाया था। तो शिव की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है, सदा बनी रहे। अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए जो मेरे पास पहला कार्ड आ रहा है, इसका नाम है 6 ऑफ द पेंटिकल्स। दूसरा कार्ड आपके लिए जो आया है यह है द हेरमिट। हेरमिट का कार्ड आना बहुत ही शुभ है, क्योंकि हेरमिट एनलाइटमेंट और सेल्फ नॉलेज की ओर लेके जाते हैं। तीसरा कार्ड आया है नाइट ऑफ द वॉन्ड्स। आपके लिए कार्ड नंबर 4 की पोजीशन पर है क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए आया है क्वीन ऑफ द कप्स। बहुत बढ़िया कार्ड आपके लिए आए हैं। अगर एक लाइन में आपको कहूं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी में हैं या किसी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि फ्यूचर क्या है, आप उसमें सक्सीड होंगे या नहीं, तो ये जान लें कि सक्सेस के चांसेस आपके लिए 90% तक हैं। 90% का मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल इसमें सक्सेस होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो 10% है ना, वो कभी कभी जीत जाता है। अब कहाँ प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझें कि आपकी प्रिपरेशन में किसी तरह की कमी या खामी नहीं है। ये आपका माइंड है जो उस खामी को हमेशा ढूंढ लेता है। आप अपनी गलतियां खोजनी शुरू करते हैं, अपने आप को ही मिसगाइड करते हैं, पथ भ्रमित कर देते हैं। अब चूंकि आपने खुद को पथ भ्रमित कर दिया, तो उस पथ पर आपको वापस कौन लेकर के आएगा, उसी रास्ते पर कौन लाएगा? अगर आपने खुद को मिसगाइड कर रखा है तो एग्जैक्टली अगर आपने खुद को मिसगाइड कर रखा है तो आप ही हैं जो अपने आप को उस मार्ग पर वापस लेकर आएंगे। इसलिए हेरमिट का कार्ड आया है जो कहता है अपने मार्ग को आपको खुद चुनना होगा। यानी कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं, मान लेते हैं कि अभी आप नहीं बैठे हैं, ये तो जनरल रीडिंग चल रही है और टाइमलेस रीडिंग भी है, तो कभी भी आप इसको देखेंगे तो ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। आप जब भी इसको देख रहे हैं, आज देख रहे हैं या साल भर बाद देख रहे हैं, तो ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं और आपका गोल आपको नहीं पता, बस आप कौतूहल के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो वो कौतूहल ही रह जाएगा और एग्जाम का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने एक टारगेट बनाया है, आपने एक लक्ष्य बना रखा है कि मुझे ये लक्ष्य हासिल करना है और इसके लिए ये एग्जाम पास आउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी गाइडेंस आपको अपने से मिल सकती है। क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, मेमोराइज कैसे करना है चीजों को, कितना सिस्टमेटिक वे में जाना है, कितना सिस्टमेटिक वे में नहीं जाना है, कहां पर आप ओवर करेंगे, कहां पर आप लेस करेंगे, ये सारी गाइडलाइन आपको खुद से मिल सकती है। तो इसलिए अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखें। दूसरी चीज, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। कई बार मैं रीडिंग्स में बताता हूं कि दूसरों की मदद ना करें, लेकिन आज आपके लिए आया है कि आप दूसरों की हेल्प एक्चुअली कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स की, अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प कर सकते हैं, उनको भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे ले जाने के लिए। अगर आप अपने फ्रेंड्स को, जैसे हो सकता है कि आप इतने समझदार, इतने कैपेबल हों कि आप उस एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा काबिल हो गए हों और आपको लगता हो कि आपका कोई फ्रेंड, शायद उसे मदद की जरूरत है, या फैमिली का कोई मेंबर है, भाई बहन है, उसे हेल्प की जरूरत है, तो बिल्कुल आपको आगे बढ़कर उसकी हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जितनी ज्यादा आप उनकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, चीजें आपके लिए उतनी ज्यादा और क्लियर और बेनिफिशियल होती जाएंगी। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जैसा मैंने कहा ना 90% चांसेस है। अब उस पर आते हैं। 90% चांसेस क्यों है? क्योंकि 2 क्वींस यहाँ पर आ गई हैं और क्वींस क्या करती हैं? राजा के पीछे खड़ी होकर के हमेशा राज्य चलाती हैं। जी हाँ, क्वीन भी राज्य चलाती थी, लेकिन कभी भी सामने नहीं आती थी। राजा जब युद्ध पर जाते थे तो राज्य का कारभार क्वीन को देकर के जाते थे। राजा जब बीमार होते थे तो पूरे राज्य का कारभार क्वीन के ऊपर होता था। तो जब चूंकि सारा कार्यभार क्वीन के ऊपर होता था, तो इसका मतलब क्वीन के अंदर भी वो पावर, वो क्वालिटी है, बट वे अपनी उस क्वालिटी को यूज नहीं करती थी।
वो ऑकेजनली यूज करती थी। तो अगर आप उस क्वीन की पोजीशन पर चले जाते हैं जहां पर लास्ट मोमेंट पे पहुंचकर आप अपनी कैपेबिलिटी खोनी शुरू करते हैं, तो वो 10% आपसे जीत जाएगा और 90% आपसे हार जाएगा। इसलिए अपने आप को बिल्कुल न सिर्फ प्रिपेयर करना है बल्कि मोटिवेट भी रखना है। और आपका मोटिवेशन लेवल हल्का नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप को यह सिखाना और समझाना होगा कि किसी भी छोटी चीज से या किसी भी अनफेयर चीज से जो आपके लिए फेवर ना कर रही हो, फेयर ना हो, उससे आपको अपना मोरल डाउन नहीं करना, अपने आप को डीमोटिवेशन में नहीं लेके जाना। बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखने की जरूरत भी नहीं। जैसा मैंने भी कहा ना, आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, बट इसका यह मतलब नहीं कि आप बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर में आ जाएं। उस पर्सन को हेल्प नहीं चाहिए लेकिन मैं तो हेल्प करके रहूंगी। उस पर्सन ने मुझसे हेल्प नहीं मांगी लेकिन उसकी कमजोर है मैथ या उसको इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, अब मैं उसका हेल्प करके दिखाऊंगा उसको कि देखो मैं कितना समझदार हूं। ये सब नहीं करना है। हेल्प मांगे तो हेल्प कर दीजिए बिल्कुल, लेकिन अगर आपको लगता है कि उसको हेल्प चाहिए, आपका फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है, तो उसको एक बार पूछ लें कि अगर आपको इस चीज में हेल्प चाहिए तो ये इतना टॉपिक या ये इतना सब्जेक्ट मैं समझ चुका हूं, मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है, आपकी मैं हेल्प कर सकता हूं अगर आप चाहें तो। बिल्कुल प्यार से पूछ लें। अगर वो कहता है नहीं जी मैं अपनी हेल्प, आपकी हेल्प नहीं चाहता, मैं खुद से प्रिपेयर कर लूंगा, तो कहें वेल एंड गुड, बाय बाय, नमस्ते। लेकिन अगर वो कहते हैं कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो करिए, तो बिल्कुल आपको वहां उसकी हेल्प करनी है। उसकी हेल्प करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब पाइल नंबर 3 आपके लिए देखते हैं कि जेन कार्ड्स क्या गाइडेंस देते हैं। एक तरह से ये एक्सपर्ट एडवाइस होगी आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए कि जेन कार्ड अपने आप में काफ़ी एक्सपर्ट कार्ड्स होते हैं और ये आपको बताएंगे कि आपको और क्या क्या करना चाहिए अपने एग्जाम में सक्सीड होने के लिए। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए, पाइल नंबर 3 आपके लिए जेन कार्ड से पहला कार्ड मेरे पास आया है क्रिएटिविटी का। आपके लिए कार्ड नंबर 2 की पोजीशन पर जो है ये है पोस्टपोनमेंट। नंबर 3 पोजीशन पर पोस्टपोनमेंट का जो कार्ड आया है ये एक्चुअली हेरमिट के साथ इंटरप्रेट करने वाला है। हेरमिट का कार्ड कहता है अंदर जाइए, भीतर की ओर मुड़ जाएं, बहिर्मुखी ना हो, अंतर्मुखी हो जाएं, एक्सट्रोवर्ट होने की बजाय इंट्रोवर्ट हो जाएं। और पोस्टपोनमेंट का कार्ड कहता है कि चीजों को थोड़े समय के लिए पोस्टपोन करें। जी हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ा दें और अभी रुकें इस वर्तमान में और देखें क्या हो रहा है। तब इंटरप्रिटेशन बताता हूँ। एक्चुअली पोस्टपोनमेंट के कार्ड ने ना बोलना शुरू कर दिया, इसलिए हो गई प्रॉब्लम। पॉसिबिलिटीज तीसरे कार्ड का नाम है। कभी कभी ऐसा होता है, बड़े उत्साही होते हैं ये, बड़ी एनर्जेटिक होते हैं कार्ड्स, और ये कभी कभी अपनी एनर्जी पहले ही शुरू कर देते हैं। प्रोजेक्शन नंबर 4 पर, और आपके लिए लास्ट में आया हुआ है स्लोइंग डाउन। बहुत बढ़िया कार्ड्स आए हुए हैं आपके लिए। मतलब कभी कभी मैं बड़ा खुश हो जाता हूं ये देख करके कि राइडर वाइट से जो निकालता हूं उसका बिल्कुल एक समझे तो जिसको कहते हैं ना कि एकदम कंपटीटर ही आता है जेन कार्ड से, बिल्कुल उसको जिसको पूरक कहते हैं हिंदी में। एक्चुअली इंग्लिश वर्ड थोड़ा सा यहाँ पर इंग्लिश थोड़ी इनकम्प्लीट हो जाती है। कुछ शब्द इंग्लिश के ऐसे हैं जिनको, मतलब हिंदी के कुछ शब्द या संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश में मीनिंग नहीं है। जैसे चलिए मैं फिर कभी बताऊंगा कि किन शब्द की मीनिंग नहीं है। अच्छा, एक बता ही देता हूं, आप भी ट्राई करिएगा कि इसकी मीनिंग एक्चुअली इंग्लिश में है या नहीं है। गुरु शब्द की इंग्लिश में कोई मीनिंग नहीं है। शिक्षक शब्द की मीनिंग है टीचर। शिक्षक मीन्स टीचर, गुरु कोई मीनिंग नहीं है, इंग्लिश वर्ड है ही नहीं गुरु के लिए। अब आप भी कभी कमेंट करने का मन करेगा, कुछ सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा और कमेंट करिएगा कि अरे गुरु वर्ड की मीनिंग, और गुरु का मतलब शिक्षक नहीं होता। गुरु अलग है, शिक्षक अलग है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। चलिए, तो जेन कार्ड्स आपके लिए कहते हैं कि अपने माइंड को थोड़ा क्रिएटिव बनाने की जरूरत है और बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नहीं आना है। आपको प्लान करने की जरूरत है और उस प्लान करने के लिए आपको रुकना होगा। जैसा पोस्टपोनमेंट का कार्ड कहता है कि रुकें, ठहरें, देखें और प्लान करें और फिर आगे बढ़ें, उसके पहले आगे ना बढ़ें। अपने मन को थोड़ा विस्तारित करने की जरूरत है। जैसा मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले कि दूसरों की हेल्प करने की जरूरत है तो हेल्प करें। उन्हें हेल्प चाहिए तो आप आगे बढ़ें, खुद से पूछ लें। अगर हेल्प चाहिए तो बता देना। यहां मैं पूछने को कह रहा हूं, हमेशा मैं मना करता हूं ना, पूछने की जरूरत नहीं, जब मांगे तब हेल्प दीजिएगा। लेकिन यहां पाइल नंबर 3 आपको हेल्प करने के लिए आगे आना पड़ेगा, लेकिन अपने रिस्पेक्ट को बरकरार रखते हुए। ये नहीं कि एकदम दौड़े हुए हैं हेल्प करने के लिए कि लाओ मैं तुम्हारी मदद करके दिखाता हूं, तुम बुद्धू कुछ नहीं जानते। ऐसा नहीं करना है, बहुत ही डिग्निटी और समझदारी से हेल्प करनी है। फिर आपको अपने आप को एक ड्रीमी दुनिया में नहीं लेके जाना। कभी कभी होता है ना, बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर देते हैं कि ये होगा फिर वो होगा, वो होगा तो वो हो जाएगा, और वो हो गया तो बस सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में।
तो वो नहीं करना, क्योंकि कुछ मुट्ठी में आएगा नहीं आप अगर जरूरत से ज्यादा सपने देखेंगे। बट आपको अपने आप को ये जरूर जताना है कि आप इस पोजीशन को, जिस पोजीशन के लिए आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसे एक्वायर करने की योग्यता रखते हैं। एक्वायर कर लेंगे नहीं कह रहा हूं एक्वायर करने की योग्यता रखते हैं। अगर आप में योग्यता है तभी तो कर पाएंगे ना। तो पहले ही अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर करें कि मेरे अंदर वो योग्यता है कि मैं इस पोजीशन को पा सकता हूं, इस कंपटीशन को जीत करके आगे बढ़ सकता हूं, मुझ में ये योग्यता है। और फिर आप देखेंगे कि ये चीज आपको मोटिवेट कर रही है। क्या आपको नहीं करना है? जल्दबाजी नहीं करना है। मैंने पहले भी अभी आपको थोड़ी देर बताया था कि इत्मीनान से काम करें। आप जितना धीरे धीरे इत्मीनान से काम करेंगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। ये जो कार्ड है इसका नाम है स्लोइंग डाउन। इसको मैं थोड़ा पास लाता हूं कैमरा के। इस पर आप देख सकते हैं एक कछुआ बना हुआ है। खरगोश और कछुए की लड़ाई में कछुआ जीत गया था। लड़ाई नहीं थी, वो एक्चुअली रेस था और उसमें कछुआ जीत गया था। आपको पता है कि खरगोश सो गया था इसलिए कछुआ जीत गया था, सबने ये बताया है। बट एक्चुअली इस वजह से नहीं जीता था कि खरगोश सो गया था। कछुआ जीता इसलिए था क्योंकि वो कंसिस्ट था, लगातार था, वो रुका नहीं, उसने ब्रेक नहीं लिया। खरगोश ने ब्रेक ले लिया। तो कभी कभी बहुत तेज चलने में आपकी थकान हो जाती है और फिर आपको ब्रेक लेने के लिए रुकना ही पड़ेगा, आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्लो चलते हैं, सिस्टमैटिक वे में रहते हैं, एक कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं कि इतने से इतने देर तक रोजाना पढ़ना है और स्टडी अपनी कंप्लीट करनी है तो आपका वो रूटीन रोजाना कंप्लीट हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचें कि चलो मैं 3 दिन मस्ती करता हूं, मूवी देखता हूं, नेटफ्लिक्स देखता हूं और 3 दिन के बाद मैं संडे आ रहा है खूब दिन भर पढ़ूंगा, और फिर संडे को आपने उठाया सुबह से लेकर के रात के 12 बजे तक सचमुच में आप बैठकर पढ़ने लगे, मानते हैं कि आप सचमुच बैठ गए पढ़ने के लिए, तो सोचिए सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक लगातार आप पढ़ेंगे तो 12 बजे तक पढ़ने के बाद दिमाग में क्या बचेगा? शून्य, कुछ नहीं। क्योंकि वो इतनी सारी चीजें आपने एक साथ भर ली कि अब उस चीज के लिए वैल्यू खत्म हो गई। कभी आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि जरूरत से ज्यादा अगर आप कोई चीज कर जाएं, जैसे जरूरत से ज्यादा खा जाएं तो फिर अजीब सा लगता है खाने के बाद भी, तो ऐसे ही जरूरत से ज्यादा पढ़ जाएं तो वो भी अजीब सा लगता है। तो इसलिए आपको स्लोइंग डाउन का कार्ड कहता है कि धीरे करें, इत्मीनान से रखें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। जितना कंसिस्टेंस रहेंगे उतना फायदा रहेगा। और अपनी क्रिएटिविटी को अपने इस कंसिस्टेंसी के साथ एक तरह से समझे तो प्रयोगात्मक में लेकर आना है, एक्सपेरिमेंटल वे में लाना है कि जो कुछ भी आप रीड कर रहे हैं उसमें से क्या निकालते हैं। आप सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपके लिए लाइफ लेसन्स उसमें कहाँ हैं, क्या हैं, जो आप अपनी लाइफ में आगे इंप्रूव भी कर सकते हैं। तो उन चीजों में भी आपको फायदा होगा। एक बार फिर से आपको बताता हूं, पाइल नंबर 3, आपके जीतने के चांसेस, विन करने के चांसेस, एग्जाम को बीट करने के चांसेस 90% तक हैं। लेकिन इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है कि 10% भी अपने आप में जीत सकता है और 90% हार जाता है। कई बार डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं जिसमें 90% चांसेस नो होता है और 10% हाँ होता है, और फिर कहते हैं ना मरता क्या ना करता, फैमिली वाले कहते हैं ठीक है सर ऑपरेशन कर दीजिए और मरीज बच जाता है। तो 10% भी जीत सकता है। लेकिन आपको 90% का वेटेज मिला है तो उस वेटेज का इस्तेमाल करें, उसका फायदा उठाएं, उसे लूज ना करें, मतलब फुलफिल ना जाए। कृष्णा सर ने बोल दिया 90% मेरे तो चांसेस हैं, अब क्या जरूरत पढ़ने की, अब देखो मूवी बैठकर। तो भैया 10% जीत जाएगा और आप कमेंट में लिखोगे कृष्णा सर मेरा एग्जाम में काम नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुझे भी पढ़ के बुरा लगेगा। आप लिखो कि जीत गया, मैं पास हो गया और मैं ये बन गए वो बन गए या इस कॉलेज में एडमिशन मिला, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ओके, पाइल नंबर 3 आपके लिए आज इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जरूर। और अगर आपकी फैमिली और फ्रेंड में से किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है, वो कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं या उस तरह की तैयारी प्रिपरेशन में लगे हैं, तो उनको इसका लिंक भेज दीजिए ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। और आपकी स्क्रीन के ऊपर जो एक नंबर आ रहा है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, एक तरह से समझें एस्ट्रो गुरु चैनल का। आप अगर मेरे साथ पर्सनल सेशन चाहते हैं अपने लिए, आप चाहते हैं मैं आपके लिए पर्सनल टैरो रीडिंग करूं, आपकी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दूं। कई तरह की प्रॉब्लम लाइफ में होती हैं, मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी लाइफ में सिचुएशन ऐसी हो जाती है, फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है, जॉब की, कैरियर की प्रॉब्लम। तो हर तरह की प्रॉब्लम के लिए आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर के ऊपर जब आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।